So hello students, today we are going to start with part 2 of electric field and flux. Okay, so yesterday we have studied, like in previous lecture we have studied till polygons. So now we are going to start with electric field due to a disk. Okay, so अगर डिस्क के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कैसे निकालेंगे? सिंपल है काफ़ी. Let's suppose this is our disk. फाइन. और ये अपनी एक्सेस हो गई. लेट्स सपोज हमें सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर फील्ड निकालनी है. हम पहले तो एक एलिमेंट्री पार्टिकल लेंगे. अच्छा, एलिमेंट्री में हम एक एलिमेंट्री रिंग ले लेंगे. फाइन. ऑल्सो इसकी हम डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर लेंगे. ठीक है. लेट्स सपोज ये रेडियस आर ले रहे हैं हम, और ये थिकनेस जो है वो टी आर हो जाएगा. ठीक है. अभी इस पॉइंट पे अगर ये रिंग के कारण देखेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ये टुवर्ड्स एक्स एक्सिस ही होता है. राइट. सो अगर यहाँ पे मैं डी ई एक्स निकालूँ तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, के टी क्यू अपॉन जो नेट डिस्टेंस है वो, जो कि आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे. अच्छा, अभी डी क्यू अगर निकालना है तो ये कितना आ जाएगा अपना, राइट, सिग्मा इंटू जो डी ए है, मतलब जो छोटा सा एरिया है वो. तो अगर मुझे ये जो सेक्शन हमने माना है इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे हम, राइट, 2πr जो कि लेंथ हो गई रिंग की इंटू इसकी थिकनेस जो कि डी आर हो गई. राइट. अभी सिंपली इसको ऊपर वाली इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा के सिग्मा 2πr डी आर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2. अगर याद हो मैंने क्या बोला था कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट्स लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा. लेकिन अगर सोचो, लेट सपोज अगर मैं कोई दूसरी भी रिंग ले रहा हूँ यहाँ पे, सपोज ये वाली एक दूसरी रिंग आ रही है इसके जस्ट नेक्स्ट, तो इसके कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ही तो आएगी. सभी के कारण एक्स डायरेक्शन में आएगी. तो हर एक रिंग के कारण, एलिमेंट्री रिंग के कारण, अगर ये एक्स डायरेक्शन में ही आ रहा है तो मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर सकता हूँ. ठीक है. अगर रेडियस जो कि डी आर है अपना, उसकी लिमिट्स देखें तो इनिशियली सेंटर पे ज़ीरो था, इनिशियली सेंटर पे ये ज़ीरो था और फाइनली वो यहाँ पे पहुँच रहा है, तब कितना आ जाएगा, कैपिटल आर. राइट. तो ये हो गया ज़ीरो से कैपिटल आर. के की वैल्यू को अगर हम 1/4πε0 लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा. 4πε0 जो कि कांस्टेंट है, 2π जो कि कांस्टेंट है और x जो कि कांस्टेंट है. अंदर रह गया आर डी आर और ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2. वही इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है ये भी. अच्छा, पहले यहाँ से जो कट रहा है वो काट डालो. अच्छा, अभी ये वाली इक्वेशन ऐसी बन रही है. अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम ले लेंगे टी. अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूँ तो ये हो जाएगा 2r/dr. एक्स तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा dt. r/dr की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, dt/2. इसी इक्वेशन को यहाँ पे, इसी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे. राइट. तो ये आ जाएगा सिग्मा x/2ε0 अंदर आ गया. अच्छा, लिमिट्स को भी हम चेंज कर सकते हैं. जब अपन आर की वैल्यू को ज़ीरो डाल रहे हैं तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर आ रही है. राइट. और जब कैपिटल आर डाल रहे हैं, अगर ये वाली वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. राइट. आप ये भी कर सकते हो कि लिमिट्स वो रखे, टी को इंटीग्रेट करके फिर उसको वापस आर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो और फिर आर की ही लिमिट्स डाल दो. दोनों ही सेम ही हो जाएगा, लेकिन वो लंबा मेथड हो जाएगा. राइट. तो ये हो गया dt/2 और यहाँ पे t की पावर 3/2. राइट.
अच्छा, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा सिग्मा एक्स अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 को हमने बाहर ले लिया, राइट। और ये हो रहा है डी टी अपॉन टी की पावर 3/2, तो ये आ रहा है अपना माइनस टी की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -12, राइट। और लिमिट्स हो गई x² और इधर x² प्लस r²। सब कुछ वापस सब्सटीट्यूट करने पे ये आएगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस को हमने बाहर ले लिया और यहाँ पे आ जाएगा 1/√t। ये हो गया x², ये हो गया x² प्लस r²। अभी इसको अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का ये हो जाएगा 1/√x² प्लस r² माइनस 1/√x², जो कि हमको x ही दे देगा। ये माइनस को अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और फाइनली अपना आंसर आएगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1/x माइनस 1/√x² प्लस r²। एक्स को, इस वाले एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये फाइनली अपने को आंसर देगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन √x² प्लस r²। ये चाहे तो आप याद रख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग हो गया ये अपना, राइट। अभी इसी के अंदर ये ऑफकोर्स हम वापस गॉस लॉ से भी डिराइव करेंगे, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट की अगर बात करें, अच्छा इनफाइनाइट शीट कैसे हो सकता है, या फिर ये जो हमने आगे ये जो डिस्क की बात करें उसी का हम रेडियस इनफाइनाइट कर दें, राइट। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट, क्योंकि इनफाइनाइट शीट है तो ये आगे और एक्सटेंड होता जाएगा। ये अपने चार्जेस हो गए, और इनके कारण फील्ड अगर हम देखेंगे तो वो कैसे आ जाएगी, राइट, ऐसा आएगी। समझ रहे हैं सब। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये वाला जो अपना एक्सप्रेशन है, यहाँ पे अगर किसी चीज़ को हम, अगर कोई शीट है उसको अगर मुझे इनफाइनाइट करना है तो हम x को या तो 0 कर दें या फिर r को इनफाइनाइट कर दें, तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। ये 0 वाला ज़्यादा समझ में नहीं आएगा लेकिन कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, और इनफाइनाइट वाला ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम r की वैल्यू को इनफाइनाइट डाल रहे हैं, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन √x² प्लस r²। अभी सोचो अगर r इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो ये ओवरऑल वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी, और जैसे जैसे ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा ये पूरा 0 को अप्रोच करेगा, राइट। लिमिट्स का कंसेप्ट है, बहुत छोटा लिमिट लग रहा है यहाँ पे। तो फाइनली ये आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज शीट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। अभी यहाँ पे कुछ कहीं कहीं पे आप सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी देखते हो, तो ये भी सही है, लेकिन ये है सिर्फ मेटल्स के लिए, ये है नॉन मेटल्स के लिए, या फिर ये है इंसुलेटर्स के लिए और ये है कंडक्टर्स के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हम आगे जाके पढ़ेंगे लास्ट में चैप्टर के, राइट। तो बेसिक कंडक्टर्स अभी हम देख रहे हैं। तो कंडक्टर की 2 प्रॉपर्टी है। पहली वाली प्रॉपर्टी कि जब भी चार्ज, और भी प्रॉपर्टीज़ है बाय द वे, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है। चार्ज ऑन द कंडक्टर चार्ज गिवन, इधर गिवन आना चाहिए, चार्ज गिवन टू कंडक्टर always comes on the surface of conductor। एक ये हो गई, मतलब कहना क्या चाहता है,
लेट सपोज ये हमारा एक कंडक्टर है, राइट। पहले ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेट सपोज हम क्यू चार्ज लेके आए और इस पर डाल दिया। अभी ये क्यू चार्ज कहीं पे भी अंदर नहीं जाएगा, ये हमेशा ही जो भी कंडक्टर है उसकी बॉडी के ऊपर ही आएगा। तो ये तो पहला हो गया। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज़ ऑलवेज ज़ीरो। मतलब अगर मैं यहाँ पे इनसाइड द कंडक्टर देखूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमेशा ज़ीरो होगी, वेदर कंडक्टर आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है, राइट। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ अभी के लिए इनफ है। तो इसी को अगर मैं देखूँ तो ये था अपना इनफाइनाइट शीट। एक सेकेंड, ओके। तो ये था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। अच्छा, कहीं कहीं पे अगर शीट भी बोला है तो उसे हम इनफाइनाइट ही समझेंगे, राइट। तो इसके अंदर दो आएगा, एक तो अपना आएगा इंसुलेटर। सिंपल है इसके लिए तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम साइड व्यू देख रहे हैं, राइट। अच्छा, आगे भी एक्सटेंड होगा ये ऊपर और ये नीचे भी, ठीक है। ये थिकनेस बहुत ही पतली है, ये हम पिक्चर ऐसे सिर्फ दिखा रहे हैं। लेट सपोज अगर मैं क्यू चार्ज लेके आऊँ और मैंने इसके ऊपर डाल दिया, तो ये क्यू चार्ज कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा इसके अंदर ही, राइट। और इसका एरिया वैसे इनफाइनाइट शीट है, लेकिन इसका एरिया कुछ ना कुछ होगा। तो इसको अगर हम ए नॉट ले रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे सिग्मा इंसुलेटर की बात करें तो ये आ जाएगा क्यू बाय ए। और इसके कारण अगर मैं इसी पॉइंट पी पॉइंट पे, कलर चेंज कर लेते हैं, इसी पॉइंट पी पे अगर मैं फील्ड निकालना चाहूँ तो ई पी की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंसुलेटर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि है क्यू बाय ए 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमें देगा क्यू बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट, राइट, ई पी। लेट सपोज हम दूसरा केस देख रहे हैं कंडक्टर का, राइट। अभी कंडक्टर क्या करेगा, ये वापस इनफाइनाइट है, सेम चार्ज, एरिया भी सेम है ए नॉट। ये क्यू चार्ज अगर मैं इस पे लेके आ रहा हूँ, भाई कंडक्टर क्या करेगा कि ये चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा क्यू बाई 2 ओवर दिस साइड एंड क्यू बाई 2 ओवर दिस साइड, प्लस 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 प्लस। अच्छा, ये इसने क्यू बाई 2 और क्यू बाई 2 ही क्यों किया, तो ये आता है, हमने जो आगे दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ज़ीरो होती है। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, इसके कारण कुछ सिग्मा आएगा, इसके कारण सिग्मा आएगा, इसके कारण आएगा सिग्मा अपना, ये मर्ज हो रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम सिग्मा की बात करें, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये सिग्मा आ जाएगा क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 2, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, क्यू बाई 2 और डिवाइडेड बाय ए। और सेम यहाँ पे भी अगर निकालेंगे तो ये क्यू बाई 2 ए आ जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे फील्ड देखूँगा तो इस वाले साइड के कारण इस तरफ और इस वाले के कारण इस तरफ, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे तो ई इन की वैल्यू कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई, जो दूसरी प्रॉपर्टी कहती है। तो इसलिए दोनों तरफ क्यू बाई 2 आता है, राइट। अच्छा, दोनों तरफ ये सेम चार्ज आ गया। अगर यहाँ पे मैं किसी पॉइंट पी पे फील्ड निकालना चाहूँ तो पहले तो वो किसके कारण आएगा, पहले तो वो आएगा इस वाले चार्ज के कारण। तो ई पी की अगर हम बात करें, ये हो जाएगा क्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस सिग्मा की वैल्यू ये वाली है, इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमें दे देगा क्यू बाई 4 ए एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो आप क्या सोच रहे हो कि यार ये तो छोटा हो गया इंडक्टर के कंपेयर में, लेकिन 2 मिनट देखो और आगे देखो। अच्छा, ये तो किसके कारण हुआ,
सिर्फ ये वाले सरफेस के कारण, लेकिन इस वाले सरफेस के कारण भी तो आएगी। अभी ये मत सोचना कि जो अपना कंडक्टर है वो फील्ड को ब्लॉक कर देता है, ये ब्लॉक नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे फील्ड नहीं आएगी, लेकिन उसके बाहर, कंडक्टर के बाहर तो फील्ड इसके कारण भी होगी, इस वाले साइड के कारण, और इस वाले साइड के कारण भी होगी, राइट। तो इसके कारण भी सेम आएगी, ठीक है, ये भी इसी डायरेक्शन में होगी और इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो इसके कारण भी सेम आएगी। और दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो फाइनली अपना आंसर ट्वाइस हो जाएगा, ये जो है इंटू ट्वाइस, तो ये देगा Q/2A∈0। तो अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों फील्ड क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ से क्या निकलता है कि इफ़ चार्ज एंड एरिया आर सेम, फील्ड इज गोइंग टू बी सेम फॉर मेटल या फिर कंडक्टर एंड नॉन मेटल, जो कि हो गया इंसुलेटर, राइट। बस याद ये रखना है कि E अगर इंसुलेटर की बात करें तो ये σ/2ε0 होगा, और E अगर हम कंडक्टर की बात करें तो ये आ जाएगा σ/ε0। ये σ/2ε0 और σ/2ε0 दोनों ऐड करने के बाद σ/ε0 आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जो सिग्मा कंडक्टर है और यहाँ पे जो सिग्मा इंसुलेटर है उनमें भी फ़र्क है। अगर सिग्मा इंसुलेटर की बात करें हम तो ये सिग्मा कंडक्टर के दुगना टाइम्स होगा, ट्वाइस होगा। तो इसको फिर अगर आप यहीं पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर दोनों में सेम ही आ जाएगा, जो कि हमने आगे ऊपर डिराइव भी कर दिया है, राइट। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमिस्फीयर देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमिस्फीयरिकल शेल। तो अगर एक हेमिस्फेरिकल शेल हमने ले लिया तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। अच्छा, ये वाली वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, राइट। लेट सपोज इसका रेडियस r है और हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या करेंगे हम, राइट। पहले तो हम कुछ एलिमेंट्री रिंग लेंगे, राइट। यहाँ से लेट सपोज थीटा एंगल पे अगर मैं एक एलिमेंट्री रिंग लूँ तो वो कुछ ऐसे बनेगी, राइट। अच्छा, ये उसकी थिकनेस हो गई, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, राइट, d थीटा आएगा। अगर ये रेडियस r है, ये रेडियस r है तो ये rt थीटा आ जाएगा, राइट। अगर इस हाइट की अगर हम बात करें तो ये r sin थीटा आएगा, और ये जो है वो r cos थीटा आ जाएगा। तो इस रिंग के रेडियस की अगर हम बात करें तो ये r cos थीटा आ जाएगा, राइट। अगर इसी रिंग के कारण, पहले इस रिंग के कारण हम O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे वापस, क्योंकि हर एक एलिमेंट्री रिंग के कारण जो भी फील्ड आएगी वो सेम ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। ये वाला राइट। तो अगर मैं DEO की बात करूँ, ये कितना आ जाएगा, K DQ। अच्छा, यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई करते थे, जो कि रिंग के सेंटर से जिस पॉइंट पे हमको निकालना है उसकी दूरी होती थी। तो ये कितना आ जाएगा, r sin थीटा आ जाएगा, वेरी गुड, राइट। नीचे अगर देखें तो r sin थीटा का स्क्वायर प्लस रेडियस जो कि रिंग का है, जो कि r cos थीटा है, उसका स्क्वायर, और होल की पावर 3/2, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करने पे ये हमें दे देगा कि DQ r sin थीटा
नीचे की तरफ आर साइन स्क्वायर थीटा आर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर दे देगा, और वो 2 से वो 2 कट जाएगा तो ये आर क्यूब दे देगा। फाइनली ये आ जाएगा के डी क्यू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अगर अभी हम डी क्यू की वैल्यू निकालें, डी क्यू कितना हो जाएगा, अच्छा इसका अगर हम डेंसिटी लिखे तो ये सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर आएगा, तो सिग्मा इंटू डी ए, अगर डी ए हम एरिया इसका निकालें तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा जो कि लेंथ हो गई रिंग की, इंटू थिकनेस जो कि आर डी थीटा होगा, राइट। और इसी को हम सिग्मा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये हमें डी क्यू दे देगा। इसी डी क्यू को हम इस वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हमें क्या देगा, के, राइट, 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, राइट। ये डी क्यू की वैल्यू आ गई, पीछे साइन थीटा जो था ये वाला वो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, और के को भी हम कन्वर्ट कर दें यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दे तो ये हो जाएगा 2। तो फाइनली ये आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, राइट। अगर हम देखें कि थीटा जो है अपना वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो अगर ध्यान से देखें इसी को, इनिशियली ये ऐसे था, और एंगल की बात करें तो ये वाली लाइन इसी के ऊपर होगी, तो एंगल कितना हो गया यहाँ पे, थीटा 0 हो गया। फाइनली ये अगर हम देखें तो ये ऐसी रिंग यहाँ तक बनेगी, राइट, तो ये ऐसे आएगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा π/2, राइट। तो इसे इंटीग्रेट 0 से π/2 करेंगे, 0 से पाई मत कर देना, तो ये हमें देगा ई ओ, राइट। ई ओ की बात करें तो ये आएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट है। इसे कॉस थीटा साइन थीटा की अगर हम बात करें तो इसे हम डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं कि साइन थीटा को अगर हम टी ले लें, साइन थीटा को अगर हम टी मान लें, कॉस थीटा डी थीटा, तो ये डी टी हो जाएगा, राइट। साइन थीटा को अगर हमने टी लिया तो ये डी टी हो जाएगा, मतलब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जो कि हमें देगा कॉस थीटा डी थीटा। साइड में अगर लिखना हो तो लिख लेते हैं, साइन थीटा हमने टी माना तो ये हो जाएगा, इस तरफ अगर मैंने डिफरेंशिएट किया था कॉस थीटा डी थीटा और इस तरफ डी टी, तो ये सेम बन रहा है। या फिर यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके इस पूरे को साइन 2 थीटा लिख सकते हो, सेम ही आएगा, लेकिन वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा 0 से। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने इसको टी के टर्म्स में कन्वर्ट किया तो जब मैंने थीटा की वैल्यू 0 डाली तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और जब π/2 डाला तो टी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हो गया अपना सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट टी डी टी 0 से 1 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर/2 0 से 1, और फाइनली ये आंसर हमें देगा सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये हमें याद रखना है, बहुत जगह ये डायरेक्टली काम आ जाता है, राइट। आगे इसके बाद हम फ्लक्स अभी देखेंगे, राइट। ओके, और भी 2-3 है, जैसे कि स्पीयर हो गया और सिलेंडर हो गए, तो इनका हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देखेंगे गॉस लॉ से, राइट। तो फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स क्या होता है, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कहीं कहीं पे फ्लक्स लिखा होगा, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा, क्योंकि 2 फ्लक्स पढ़ते हैं हम पूरे 12th स्टैंडर्ड में, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स की अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, राइट।
अगर डी फाई एक एलिमेंट्री फ्लक्स है तो ये हो जाएगा अपना ई डॉट डी ए, जो कि है एरिया वेक्टर। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ से हमें दिख गया होगा कि फ्लक्स जो है वो की स्केलर क्वांटिटी है, राइट। एंड दूसरा, इसके यूनिट्स की अगर बात करें, तो ये हो जाएगा ई का यूनिट जो कि है न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया जो कि है मीटर स्क्वायर, राइट। तो इतना मोर देन इनफ है। अभी अगर हम फ्लक्स की बात करें तो दो टाइप के फ्लक्स आएंगे। एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इसका बेसिक एग्जांपल है, एक अगर ये फील्ड लाइंस है और ये अपना एक सिलेंडर है, रेडियस आर है, लेंथ एल है, तो इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है अगर हमको ये पूछा है तो कैसे निकालेंगे इसे। बहुत ही सिंपल है ये। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चंस आए हमेशा प्रोजेक्शन ले लो, मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इसको सनलाइट मान लो या फिर लाइट मान लो, जो कि हम इस ऑब्जेक्ट पे पास करेंगे तो इसकी शेडो कैसी बनेगी। तो ये सोच पा रहे होगे आप लोग कि ये एक रेक्टेंगुलर शीट जैसा बनेगा, राइट। तो इसका प्रोजेक्शन कुछ अगर हम देखें, इसका प्रोजेक्शन ऐसा बनेगा और इसी से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा ये लेंथ कितनी हो जाएगी, राइट 2r हो जाएगी जो कि डायमीटर है, और ये हाइट h हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली फ्लक्स की अगर हम बात लिखें तो ये हो जाएगा E इंटू 2RH, राइट। सेम अगर इसी की जगह हमने एक स्पीयर ले लिया, राइट, और इससे अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे कितना निकल रहा है, तो अगर वापस इसका अगर मैंने प्रोजेक्शन ले लिया तो ये कैसा एक डिस्क दिखेगी हमें, राइट। और ये डिस्क का रेडियस उतना ही होगा जितना स्फीयर का रेडियस है, तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। इसमें से फ्लक्स पास हो रहा, इसका रेडियस आ रही है। यहाँ पे अगर पाई की बात करें तो ये हो जाएगा E इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। ये प्रोजेक्टेड एरिया है, इसके टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया से मत मल्टीप्लाई कर देना, जो प्रोजेक्टेड एरिया है उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E थी वो। लेट सपोज अगर नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसे हम एक क्वेश्चन से ही देखते हैं। लेट सपोज अगर मैं एक चार्ज, अच्छा ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको बहुत सी बुक्स में भी मिल जाएगा ये। और ये एक डिस्क है, यहाँ से x डिस्टेंस दूर, राइट, इसका रेडियस कैपिटल R है। तो हमें इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है वो अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो दो तरीके हैं। पहला वाला तरीका जो कि लंबा है लेकिन कॉमन है, इंटीग्रेशन से। अच्छा, इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखोगे अगर इस चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड अलग होगी और यहाँ पे फील्ड अलग होगी, राइट। यहाँ पे फील्ड अलग होगी, क्यों, क्योंकि सारे के सारे डिस्टेंस अलग अलग है। तो हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल अगर नहीं आता तो वो मैं थोड़ा बहुत बेसिक यहाँ पे सिखा दूंगा, लेकिन इसे प्लीज़ अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अगर मेरे से सेट होगा तो मैं ही एक वीडियो इस पर अपलोड कर दूंगा। अच्छा,
तो अगर मैं यहाँ पे रिंग का देखिए मतलब अगर रिंग का यहाँ पे अगर मैं फील्ड देखूँ हर एक पॉइंट पे तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। लेट सपोज अगर मैं एक रिंग ले लूँ और ये रिंग का रेडियस हम स्मॉल आर ले लें तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, डी आर हो जाएगी। ये तो अभी तक मालूम पड़ ही गया है। अगर यहाँ पे मैं इसका एरिया देखूँगा, अच्छा इस रिंग पे अगर ध्यान से देखोगे हर एक पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। अच्छा ये फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। ई की बात करें तो ये हो गया के क्यू बाय ये जो डिस्टेंस है जो कि है अपना एक्स और आर का रूट, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। और एरिया वेक्टर देखिए तो वो इस तरफ आएगा, तो ये जो थीटा एंगल है वो थीटा से भी हमें कॉस थीटा से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ई ये हो गया अपना के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डी ए अगर एरिया निकाले तो ये 2 पाई आर डी आर हो गया अपना। और कॉस थीटा की अगर बात करें तो ये आएगा अपना एडजेसेंट साइड जो कि है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या करना है, अभी तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर डी ए की बात करें तो ये 2 पाई आर डी आर हो गया और कॉस थीटा हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करने पे के को आप 4 पाई/एप्सिलॉन नॉट लिख दो। तो ये हो गया क्यू एक्स अपॉन 4 पाई/एप्सिलॉन नॉट और आगे 2 पाई, राइट, और इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आर डी आर। ये सारे तो कॉन्स्टेंट्स है तो इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा। अगर आर की लिमिट्स हम देखें तो इनिशियली एक ज़ीरो रेडियस की रिंग बनेगी और फाइनली ये बढ़ते बढ़ते कैपिटल आर तक बढ़ जाएगा, राइट। तो ये हो गया 0 से कैपिटल आर, राइट। ये हो जाएगा 2, तो ये आएगा क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये आर डी आर बन रहा है वापस, तो ये हमने जैसे आगे इंटीग्रेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अगर हमने टी ले लिया तो आर डी आर 2 RdR की वैल्यू डी टी हो जाएगी, राइट। तो आर डी आर यहाँ से डी टी बाई 2 आ जाएगा। तो वैल्यूज़ को अगर सब्सटीट्यूट करें, अच्छा, और लिमिट्स भी अगर चेंज करें 0 डालने पे ये अपने को कितना दे रहा है, एक्स स्क्वायर, और फाइनली ये देगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी टी बाई 2 अपॉन टी की पावर 3/2। सेम ही बन रहा है, वहाँ से भी आप सीधी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो ये हो गया क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 4 आएगा। ये वाला जो 2 है ये भी हमने कंसिडर कर लिया और ये आ जाएगा अपना टी की पावर -1/2 अपॉन -1/2 और ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आ रहा है क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस बाहर आप ले सकते हो या फिर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट। वापस एक्स को अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये दे देगा हमें क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये तो इतना काफ़ी लंबा चला गया। अगर इंटीग्रेशन यूज़ ना करके हम सॉलिड एंगल वाले मेथड से जाए तो ये कैसे होगा। तो ये रिज़ल्ट आप याद रख सकते हो अभी के लिए ताकि हम कंपेयर कर सकें। अभी सॉलिड एंगल में क्या है, तो ये अपनी डिस्क थी, राइट। अगर यहाँ हम ध्यान से देखें तो ये फील्ड ऐसे
आएगा और इसका हम ध्यान से देखें तो ये कोन जैसा बनेगा। ये कोन का ही अगर हमने प्रोजेक्शन लिया तो हमें ये डिस्क मिल जाएगी, राइट। तो कोन का स्फीयर का ये जो ऊपर वाला स्फीयर है इसी का हम प्रोजेक्शन लेंगे तो हमें डिस्क मिल जाएगी। तो आप सोचो कि हमने डिस्क का एंटी प्रोजेक्शन ले लिया, ऐसा कोई वर्ड तो है नहीं, लेकिन प्रोजेक्शन का उल्टा किया तो हमें ये अपने को क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर टाइप मिल जाएगा, राइट। इसका मतलब इसको अगर मैंने पूरा कंप्लीट किया तो ये एक होल स्फीयर का सेक्शन होगा, राइट, जहाँ पे जो अपना ये चार्ज है वो सेंटर पे आएगा, जो लग नहीं रहा अभी लेकिन समझ लो कि सेंटर पे है। तो अगर मैं ये देखूँ कि नेट फ्लक्स कितना होना चाहिए जो कि चार्ज एनक्लोज्ड है Q/ε0, राइट, ये किस में से पास, ये किस में से होना चाहिए, होल स्फीयर में से। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये वाले सेक्शन में देखूँ, तो ये कितना होना चाहिए, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सॉलिड एंगल। तो पहले तो हमें ये सॉलिड एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। सॉलिड एंगल की फॉर्मूला क्या थी, 2π1 - cos थीटा। अच्छा, ये cos थीटा की अगर हम बात करें तो ये cos थीटा कौन सा होना चाहिए, अगर ये इस टाइप का है तो इससे सॉलिड एंगल कुछ इस टाइप का बनेगा। तो cos थीटा हम लेंगे ये वाला एंगल, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ये थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। अच्छा, ये रेडियस अपने पास ये रेडियस की वैल्यू हमको कैपिटल R दी हुई है, राइट। ये कैपिटल R हो गया, ये x हो गया। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा cos थीटा = x/√x² + r²। सॉलिड एंगल अगर हम यहाँ से निकालें तो ये आ जाएगा 2π1 - x/√x² + r², राइट। सॉलिड एंगल एक बार आ गया। अभी नेट सॉलिड एंगल कितना होता है, 4π होता है, राइट। तो 4π में से कितना फ्लक्स निकल रहा है, Q/ε0। तो 2π में से कितना निकलेगा, 2π × 1 - x/, ये जो सॉलिड एंगल हमारा निकला इसमें से कितना निकलेगा, ये अगर निकालना है तो यूनिटरी मेथड लगा लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये अपने को ये दे देगा Q/ε0 4π × 2π1 - x/x² + r²। ये और ये 2 आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये आ रहा है अपना Q/2ε0 1 - x/x² + r²। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला और ये वाला रिजल्ट सिमिलर ही है। तो सॉलिड एंगल से काफ़ी इजीली निकल जाता है, राइट। इंटीग्रेशन बाईपास हो जाता है। सॉलिड एंगल आगे के काफ़ी सारे चैप्टर्स है, जैसे कि लाइट का फ्लक्स अगर निकालना है तो वो वाले चैप्टर्स में भी काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। तो थोड़ा सॉलिड एंगल अच्छे से देख लेना, राइट। अगर इसी का हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले, लेट सपोज अगर ये अपनी एक ये एक अपना इनफाइनाइट वायर है और इसके सामने मैंने एक इसके सामने अगर मैंने एक शीट रखी हुई है, फाइन। ये लेंथ आप ले सकते हो A और ये हाइट ले सकते हैं हम B। तो हमें ये रेक्टेंगुलर शीट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो अगर निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी टफ है, तो अगर नहीं हो रहे तो इसमें डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसका ये है +λ कूलम पर मीटर।
बट बेसिकली ये आपको काफ़ी जगह मिल भी जाएंगे टाइप के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वापस दो तरीके हैं। पहला तो इंटीग्रेशन वाला तरीका, तो वो अगर हम पहले देखें तो हम पहले तो इसको जो अपना देखने का पॉइंट है। अच्छा, अगर यहाँ पे हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो कैसे होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, राइट, ड्यू टू दिस इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर। आई एम सॉरी। और ठीक है, तो अगर इसमें हम टॉप व्यू देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये कंडक्टर हमें ऐसा दिखेगा और जो शीट है वो कुछ ऐसे दिखेगी, राइट। अगर इनका हम नाम देते ABCD, तो ये A और D हो जाएगा, D एग्जैक्टली इसके नीचे होगा, और यहाँ पे हो जाएगा अपना C और B और C, राइट। और यहाँ पे हम उतना ही सेक्शन ले रहे हैं वायर का जितना ये लेंथ है, मतलब B सेक्शन का ही, क्योंकि दूसरा जो ऊपर वाली फील्ड है वो तो ऐसे इससे ऊपर से ही निकल जाएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर इसके कारण फील्ड देखे इनफाइनाइट वायर के कारण फील्ड की वैल्यू आती है 2k लैम्डा बाय r, राइट। सो लेट सपोज अगर यहाँ पे भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि हर एक पॉइंट पे ये डिस्टेंस अलग अलग ही जा रहा है। लेट सपोज ये वाला सेक्शन अगर हम ले जो कि सेंटर से शीट के सेंटर से x डिस्टेंस दूर है, तो ये हो जाएगा अपना dx, राइट। अगर यहाँ पे हम ये शीट के कारण एरिया देखेंगे तो वो कैसा आएगा, dA एरिया आएगा जो कि होगा dx इंटू बी, राइट। ये समझ में आया क्योंकि b नीचे की तरफ है, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है तो थोड़ा समझना ध्यान से। ये b, ये जो b वाला साइड है वो क्योंकि a के एग्जैक्टली नीचे है तो ऐसे लेंथ आएगी, राइट। अच्छा, यहाँ पे हम अच्छे से समझ सकते हैं। लेट सपोज x मैंने यहाँ से लिया तो ये वाली लेंथ इंटू dx। और इसके कारण जो भी फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड्स है, तो वो किस डायरेक्शन में होगी, वो इसी डायरेक्शन में होगी। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2k लैम्डा अपॉन जो डिस्टेंस है। तो ये वाला डिस्टेंस अगर हम ध्यान से देखेंगे ये अपना हो गया, अच्छा यहाँ से ही हमको ये शीट का डिस्टेंस मैंने दिया नहीं था, तो ये शीट जो हमने रखी है वो हमने C डिस्टेंस अगर रखी है, तो ये अगर C है और ये x है तो ये आ जाएगा √c² प्लस x², राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है अपनी 2k लैम्डा अपॉन √c² प्लस x²। dA वेक्टर है अपना dx इंटू बी। dA वेक्टर अपना इस डायरेक्शन में होगा तो हमें ये वाला एंगल cos थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अगर थीटा है तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, c अपॉन √c² प्लस x², राइट। सो यहाँ से d5 की वैल्यू आ जाएगी अपनी 2k लैम्डा अपॉन c² प्लस x² इंटू dA जो कि है dx इंटू बी इंटू कॉस थीटा जो कि है अपना c वापस c² प्लस x²। फर्दर सॉल्व करने पे ये देगा 2k लैम्डा बी
सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका अगर इंटीग्रेशन हम देखेंगे तो डी एक्स अपना कहाँ से कहाँ, अगर इस पॉइंट को मैं ज़ीरो ले लूँ तो ये वाला पॉइंट अपना हो जाएगा माइनस का a/2 और ये हो जाएगा प्लस का a/2। तो आप ज़ीरो से a/2 इंटीग्रेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या डायरेक्टली माइनस a/2 से प्लस a/2 भी इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, राइट। अच्छा, अगर यहाँ पे दूसरा तरीका देखें तो वो क्या लग सकता है। तो अगर इसी को हम ध्यान से, टॉप व्यू को ध्यान से देखें तो ये अपना वायर हो गया, ये शीट हो गई। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगा ऐसे। फाइन, लेट सपोज यहाँ पे ये शीट ना होकर एक स्पीयर, सॉरी एक अपना सिलिंड्रिकल शीट होती। कुछ ऐसे। तो यहाँ से तो अगर इसको हम साइड से देखते तो कुछ ऐसा दिखता। अच्छा, वायर जो कंडक्टर है वो ऐसे होता, लेकिन हम एनक्लोज कंडक्टर तो यही देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत गॉस लॉ का इस्तेमाल, मतलब गॉस लॉ भी यूज़ कर रहा हूँ। अगर किसी को आइडिया नहीं है तो थोड़ा वीडियो को आगे देख लो, जहाँ पे मैं गॉस लॉ समझाऊँगा, और फिर बाद में आप ये देख सकते हो। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो किसके बराबर आएगा, चार्ज इनक्लोज के बराबर। तो यहाँ पे ये लेंथ अगर मैं एल ले रहा हूँ तो ये लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो पूरे से हो गया। लेकिन जो शीट है वो तो हमने इधर ऐसे रखी हुई है, राइट। तो यहाँ पे टेक्निकली अगर हम देखें तो सॉलिड एंगल की तो कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अपना सिंपल जो 2D एंगल है उसी से काम हो जाएगा। कि अगर 2 पाई में ये जो हमने फाई आउट लिखा है वो आ रहा है, तो फिर ये वाले एंगल में, अच्छा ये वाले एंगल में तो इतना ही आएगा, राइट। वापस ये जो सिलेंडर है ये काफ़ी एडवांस टाइप की चीज़ें हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्टली वो इंटीग्रेट करके भी कर सकते हो, राइट। तो ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, जो जेईई मेंस या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इट्स फाइन, ठीक है। तो इसी का अगर मैं प्रोजेक्शन लूँ तो मुझे ये मिलेगा, राइट। तो वापस मैं अगर इसका एंटी प्रोजेक्शन जैसा कुछ ले लूँ तो हमें ये मिलेगा। और इसके कारण तो हमें मालूम ही है कैसे, ये एंगल निकाल लो। अच्छा, ये एंगल निकाल लोगे आप लोग इजीली। तो अगर 2 पाई एंगल में, सपोज ये एंगल में अभी थीटा ले लूँ, तो 2 पाई एंगल में अगर फाई आउट है, जिसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी ये निकाल के रखी है, लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, तो थीटा में कितना आएगा। तो वापस वो यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। अभी थीटा निकालना है हमें, ठीक है। तो वो इंटीग्रेशन वाला तो मैंने छोड़ दिया है वहाँ से, तो ये आप खुद निकालना और इसके साथ चेक कर लेना। इसका आंसर अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर ये थीटा की बात करें, ये अगर मैंने टोटल थीटा लिया है तो ये θ/2 हो जाएगा। तो 10 θ/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये जो है, जो कि है a/2 और डिवाइडेड बाय ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये हमको ऑलरेडी उसने दी हुई है c, सो बाय c। सो 10 θ/2 की वैल्यू आ रही है अपनी a/2c, राइट। सो यहाँ से θ/2 की वैल्यू आएगी 10 इनवर्स a/2c, और ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 10 इनवर्स
ए बाई 2c, राइट। इसी थीटा को अगर यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट किया तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स ए बाई 2c डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 5 आउट, जो कि है लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली ये हमको देगा लेमडा एल tan इनवर्स ए बाई 2c अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फाइनल आंसर आएगा। ये आप वो इंटीग्रेशन वाले से भी चेक कर सकते हो, राइट। ऑलरेडी वैसे तो मैंने गॉस लॉ बता ही दिया है, लेकिन वापस एक बार, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें गॉस लॉ, अच्छा गॉस लॉ हम यूज़ करते हैं फील्ड निकालने के लिए और फ्लक्स निकालने के लिए, और ये हम यूज़ करते हैं हाईली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, राइट। वरना वो जो गॉस सेक्शन हम डिफाइन करना रहता है वही नहीं कर पाएंगे अगर नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो हाईली सिमेट्रिकल मतलब क्या हो गया, एक अपना स्पीयर हो गया, स्पीयर के अंदर या फिर बाहर चार्ज अंदर रखा है, स्पीयर हो गया, शेल हो गया, या फिर इनफाइनाइट कंडक्टर हो गया, इनफाइनाइट समथिंग हो गया, सिलिंड्रिकल जो हम आगे देखेंगे वो हो गया। तो इन सब में हम यूज़ कर सकते हैं। अभी गॉस ने क्या बोला कि जो नेट फ्लक्स है ई डॉट डी ए, ये किसके बराबर होगा, क्यू एनक्लोज, अच्छा क्लोज बॉडी में होगा ये, क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये था गॉस लॉ। अच्छा यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इसका कोई मतलब ऐसा डेरिवेशन नहीं है, लॉ है ये, राइट। अपने मतलब पढ़ाई में इसका डेरिवेशन नहीं है, राइट। अगर गॉस लॉ से हम पहले फील्ड निकाले, शीट का ही निकाल लेते क्योंकि उसका हमारे पास रिजल्ट है, राइट। तो इनफाइनाइट शीट, यहाँ पे इंसुलेटर वाली शीट हम ले रहे हैं। अगर शीट को हम यहाँ से देखें तो ये हमें कुछ ऐसी दिखेगी, राइट। चार्ज ऐसे है, डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गई। अभी यहाँ पे आप कोई भी टाइप का फील्ड जो भी है वो हमेशा इस तरफ होगी। तो कोई भी टाइप का अपन शेप ले सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं एक सिलेंडर ले लूँ, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। अभी जो भी फ्लक्स है वो सिर्फ ये दोनों डिस्क से ही पास होगा, कर्व्ड सरफेस से क्यों नहीं पास होगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा ऐसे है और फील्ड हमेशा इस तरफ है, तो वो डॉट प्रोडक्ट उसका ज़ीरो हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर देखें तो एरिया वेक्टर इनका इस तरफ है और फील्ड भी इस डायरेक्शन में, राइट। इधर भी एरिया वेक्टर इस तरफ है, फील्ड इस डायरेक्शन में, तो वो डॉट प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। इनका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि दोनों तरफ फील्ड होगी, इंटू 2, क्योंकि ऐसा एक नहीं दो है, इक्वल्स टू नेट एनक्लोज चार्ज। अगर नेट एनक्लोज चार्ज देखेंगे तो अगर लेट सपोज मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ तो शीट कैसे दिखेगी हमें, ऐसे, और जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है वो ऐसे हो जाएगा। नेट एनक्लोज चार्ज हो जाएगा अपना सिग्मा, एक सेकेंड यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ की है। अच्छा यहाँ पे ई लिखना था, सॉरी, हमने ई की वैल्यू रख दी। अच्छा ये भी कर सकते हैं, तो LHS और RHS को सेम कर दे, लेकिन ठीक है इसको हटा देते अभी। इधर आ जाएगा अपना ई, राइट। नेट एनक्लोज चार्ज अगर देखेंगे तो ये हो गया सिग्मा इंटू एरिया, जो कि है पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑलरेडी हमने निकाल के रखी थी, राइट।
अगर यहीं पे हम स्पीयर्स की बात करें, अच्छा स्पीयर्स एक वापस थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है। तो स्पीयर्स पहले तो हम देखेंगे कितने टाइप के हैं। 4 टाइप के स्पीयर्स हैं अपने पास, राइट। पहले तो हो गया अपना कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। दूसरा हो गया नॉन कंडक्टिंग तो नहीं, होलो कंडक्टिंग। तीसरा हो गया होलो इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग लिख रहा हूँ मैं। और लास्ट वाला है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग की जगह इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग की जगह मेटलिक भी लिख सकते हो, राइट। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग की जगह इंसुलेटिंग लिख सकते हो और कंडक्टिंग की जगह मेटलिक भी लिख सकते हो, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कैसा है, कंडक्टिंग है तो वापस चार्ज दिया तो सरफेस के ऊपर ही आ जाएगा, राइट। अभी होलो कंडक्टिंग है तो ये तो अंदर से तो खोखला ही है, तो वापस अगर कंडक्टिंग है तो चार्ज अगर हमने दिया वो ऊपर ही आएगा, वो होलो हुआ या सॉलिड हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर होलो नॉन कंडक्टिंग है मतलब अंदर से खोखला है, मतलब जो भी चार्ज होगा वो किसके ऊपर आएगा, ऊपर के साइड ही आएगा। तो ये तीनों का जो भी केस है वो सिमिलर है, जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है। एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग अलग से है, तो कहने के लिए तो 4 स्पीयर्स है लेकिन होते वैसे 2 ही है, तो ये वाला आएगा, राइट। अभी हम इन तीनों का अगर पहले देखें, इन तीनों का अगर हम पहले देखें तो 3 आता है, 3 चीज़ आती है। एक इन द सरफेस, इनसाइड द स्पीयर, ऑन द स्पीयर और आउटसाइड द स्पीयर, राइट। तो यहाँ पे अगर मैंने गॉसियन सरफेस अंदर की तरफ ले लिया और नेट चार्ज अगर मैं इनक्लोज देखूँगा, ये आर है, तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ई इन अगर देखेंगे ये तो 0 ही हो गया। अच्छा, ई ऑन द सरफेस अगर देखेंगे तो ये पूरा ही स्पीयर हो गया, इसके ऊपर जस्ट है, रेडियस आर है, राइट। तो यहाँ पे ई इंटू एरिया करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जो भी फील्ड होगी वो ऐसे बाहर की तरफ होगी, राइट। और एरिया वेक्टर भी सेम ही डायरेक्शन में है, राइट, रेडियली आउटवर्ड्स। तो वो डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 4πr² इक्वल्स टू नेट एनक्लोज चार्ज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E ऑन आएगा Q बाय 4πr² एप्सिलॉन नॉट। 4π एप्सिलॉन नॉट को K भी लिख सकते हो, तो KQ बाय, अच्छा यहाँ पे कैपिटल आर आएगा जो कि इसका रेडियस है स्पीयर का, राइट। स्पीयर का रेडियस हमने कैपिटल आर लिया है तो इधर कैपिटल आर कर दो, राइट। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है या फिर स्पीयरिकल चार्ज है, जो कि हमने ग्रेविटेशन में भी देखा था, तो उन दोनों के कारण फील्ड हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। ई अगर हम आउट की बात करें तो यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर और ये ऐसे, राइट। फील्ड वापस रेडियली आउटवर्ड्स है, तो 4πx² जो कि गॉसियन सरफेस का एरिया हो गया इंटू ई आउट इक्वल्स टू नेट चार्ज जो कि क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई आउट की वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट x², जिसको हम लिख सकते हैं KQ बाय x², राइट। तो वापस ये पॉइंट चार्ज के जैसे ही हम पूरे स्पीयर को कंसिडर कर सकते हैं, राइट। इसी का अगर हम ग्राफ बनाए तो ये कैसा आएगा, इनिशियली तो 0 है तो ये ऐसा आएगा जब, अच्छा ये स्मॉल आर है और ये अपना ई है, तो जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो कि KQ बाय कैपिटल R² है। और फिर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो
एक्स था ये ग्रेटर देन कैपिटल आर था, तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/x² आ जाएगा, राइट। और ये जैसे जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा। आगे अगर हम सॉलिड कंडक्टिंग का देखें तो ई इन की बात करेंगे अगर, तो यहाँ से पहले तो एक्स डिस्टेंस दूर अगर मैं देखूँ ई इन, या फिर स्मॉल आर ले लेते हैं इसको, राइट। तो ई इन के लिए अपना ई इन इनटू रेडियस कितना, एरिया कितना हो जाएगा 4πr² इक्वल्स टू नेट एनक्लोज चार्ज अगर देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें डेंसिटी दी होगी जो कि रो कूलम पर मीटर क्यूब होगी, तो यहाँ पे चार्ज एनक्लोज आएगा रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, राइट। 4π से 4π कट हो जाएगा, r² से आर क्यूब कट हो जाएगा, एक आर बच जाएगा। ई इन की वैल्यू आ जाएगी अपने पास रो आर बाय, अच्छा यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना रह गया, 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा फील्ड बढ़ेगी, राइट। कब तक बढ़ेगी, कैपिटल आर तक। अच्छा, कैपिटल आर और बाहर वाले के लिए अगर हम देखेंगे, कैपिटल आर के लिए ये गॉसियन सरफेस बन जाएगा और बाहर वाले के लिए ये बन जाएगा, तो वो दोनों ही केसेस में, इन दोनों ही केसेस में सिमिलर आ जाएंगे। तो वो मैं सीधा लिख रहा हूँ, ई सरफेस या ई ऑन की वैल्यू आ जाएगी KQ/r², और ई आउट की अगर बात करें तो ये हो जाएगा KQ/x²। तो फाइनली अगर इसका ग्राफ बनाए तो ये कैसा बनेगा, इनिशियली तो ये प्रोपोर्शनल टू x है, तो ऐसे लीनियरली इंक्रीज होगा, कब तक, जब तक KQ/r² नहीं आता। ये हो गया ई और ये हो गया अपना स्मॉल आर, और फिर प्रोपोर्शनल टू 1/x² आएगा और ये एक एसिम्पटोट बन जाएगा, राइट। सो ये स्पीयर्स की पूरी कहानी। अगर हम सेम देखें तो ये आ गया अपना इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर्स। वापस 2 टाइप के सिलेंडर्स आएंगे, वैसे तो ये 4 टाइप के बनेंगे, लेकिन उनको अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे मेटालिक और नॉन मेटालिक वाले में, मेटालिक वाला हमेशा ही ऊपर की तरफ आ जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो हमेशा ही एक ऐसे आएगा जो अंदर से खाली टाइप रहेगा। अच्छा, क्योंकि इनफाइनाइट है तो ये ऐसे, राइट। और दूसरा आ जाएगा सॉलिड वाला, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, राइट। और ये तो सॉलिड है तो हर एक जगह ही चार्ज आ जाएगा, ये सिर्फ बाहरी साइड आएगा। सो यहाँ पे अगर मैं ई इन की बात करूँ तो क्योंकि नेट एनक्लोज चार्ज 0 है तो फिर वो 0। ई ऑन की बात अगर हम करें तो अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि ई आउट निकाल लेते हैं और फिर उसमें जो भी एक्स की वैल्यू है वही हम कैपिटल आर डाल देंगे, राइट। तो एक अलग से हमें निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो गॉसियन सरफेस यहाँ पे ये सिलेंडर सा बनेगा, राइट, जिसकी लेंथ है एक्स, जिसका रेडियस है एक्स और लेंथ है एल, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं एरिया देखूँ, अच्छा, इनके कारण फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी और एरिया वेक्टर भी क्योंकि आउटवर्ड है तो डॉट प्रोडक्ट सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। नेट एनक्लोज चार्ज अगर देखें तो क्योंकि ये सरफेस पे है तो इधर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर डेंसिटी आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं ये नेट चार्ज निकालना चाहूँ तो ये होगा सिग्मा इंटू गॉसियन सरफेस का एरिया जो कि हो गया 2 पाई
एल इंटू आर इंटू कैपिटल आर, ये नेट चार्ज हो गया, राइट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल आर क्यों लिया? क्योंकि कैपिटल आर ही रेडियस ऑफ सिलेंडर है। यहाँ पे जो एरिया वेक्टर आए, जो एरिया हम लेंगे उसमें हम x की वैल्यू x को यूज़ करेंगे, लेकिन ये तो Q एनक्लोज्ड है इसलिए कैपिटल R आ रहा है, तो E की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, E जो कि निकालना है, इनटू एरिया जो कि हो गया 2πxl, राइट। इसे सॉल्व करने पे 2πl तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली ये आ जाएगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट x, राइट। तो ये E आउट आ गया। अगर E ऑन निकालना है तो x की वैल्यू को R डाल दो तो वहाँ पे आ जाएगा E ऑन की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसी का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो इनिशियली तो ज़ीरो था, फिर एक मैक्सिमम आएगा जो कि हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और फिर ये डिक्रीज करेगा 1/x से, ये r हो गया, ये e हो गया, ये एक हाइपरबोलिक कर्व होगा, राइट। सेम अगर यहाँ पे अगर निकालना है तो इनकी अगर हम बात करें, इसका रेडियस हम r ले रहे हैं, राइट, गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का अगर हम एरिया निकालें, ये हो गया ई इन इंटू एरिया जो कि हो गया पाई, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि हो गया 2πr_l। गॉसियन सरफेस की लेंथ हमने l ली है, राइट, इक्वल्स टू नेट एनक्लोज चार्ज। नेट एनक्लोज चार्ज कितना होगा? क्योंकि ये 3D में तो ये रो कूलम पर मीटर क्यूब होगा, राइट। 3D में नहीं, मतलब ये सॉलिड है तो फिर रो कूलम पर मीटर क्यूब आएगा। सो यहाँ पे नेट चार्ज अगर देखेंगे तो रो इंटू πr²l, हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, बाय एप्सिलॉन नॉट। पाई आर से पाई आर कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, और फाइनली ई इन की वैल्यू आ जाएगी रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वापस दिख रहा होगा ये प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब पहले तो ये लीनियरली इंक्रीज होगा। ई ऑन की बात करें तो स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दो, और ये अगर ई आउट की बात करें तो इसमें क्या होगा? गॉसियन सरफेस हम कैसा लेंगे? ऐसा जो कि x डिस्टेंस दूर है, राइट, x डिस्टेंस दूर है, लेकिन नेट चार्ज तो एंग्लोज कितना होगा? कैपिटल आर वाले के बराबर ही, राइट। सो नेट एनक्लोज चार्ज हम निकाले पहले रो इंटू πr² इंटू एल, राइट, बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस का एरिया अगर हम निकालें, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये आ जाएगा 2πxl, राइट। 2πl तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं कैंसिल आउट हो रहा, सिर्फ पाई कैंसिल आउट हो रहा है, पाई और एल कैंसिल आउट होगा, राइट, बाकी सब कुछ रह जाएगा। तो ई की वैल्यू आ रही है यहाँ पे रो r² बाय 2x एप्सिलॉन नॉट, राइट। अगर ये वापस देखें तो हाइपरबोलिक है, तो इसका ग्राफ मैं यहीं पे बना रहा हूँ, ये बनेगा कुछ ऐसा। पहले ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, कब तक? जब तक वैल्यू आ रही है रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार ये वैल्यू आ जाए इसके बाद आगे, अच्छा यहाँ पे ये हो गया अपना आर लेस देन कैपिटल आर, ये हो गया कैपिटल आर, और यहाँ पे आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यहाँ पे ये आर लेस देन कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर, और फिर ये हाइपरबोलिकली डिक्रीज करेगा, तो प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये हो गया अपना आर ग्रेटर देन आर।
अच्छा, यहाँ कहीं पे मैंने x लिया है और कहीं पे r लिया है, तो r मैंने इनसाइड के लिए लिया है और x मैंने आउटसाइड के लिए लिया है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ r ही आएगा, राइट। तो ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे भी मैंने आउट के लिए x लिया है, राइट, लेकिन ग्राफ में मैंने r ही सब कुछ कंसिडर किया हुआ है। ये x और ये r दोनों सॉरी, ये जो हमने यहाँ पे x लिया है और यहाँ पे जो r लिया है वो दोनों सिमिलर ना हो जाए, इसलिए मैंने ये किया है। सेम स्फीयर में भी मैंने किया है, ठीक है। आई गेस आप लोग समझ जाओगे वो, राइट। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है कैविटी का, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंक्लूड करेंगे। तो कैविटी वाले क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मालूम है कैसे करते हैं, लेकिन एक स्पेशल टाइप की कैविटी है जो कि इनसाइड द कैविटी अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछी है। अच्छा, ये टॉपिक का नाम आ जाएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैविटी, राइट। तो लेट सपोज ये अपना एक स्फीयर है और यहाँ पे अगर एक कैविटी हमने की है, ये हो गया अपना सी, या फिर इसको ओ ले लेते, इसे सी ले लेते, इसका रेडियस हो गया ए और इसका रेडियस हो गया बी, राइट। अच्छा, यहाँ पे ये स्पेशल कैसे हुआ, अगर यहाँ पे कहीं पे भी हमें पूछ लिया है स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर जो बचा हुआ सेक्शन है उसके अंदर या फिर स्फीयर के बाहर, तो फिर तो जो हमारा सेट तरीका है उसी से करेंगे। एक के कारण निकालो और फिर कैविटी के कारण सब्ट्रैक्ट करो। वेक्टर सम करना है, मतलब डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट मत कर देना, वो हम पोटेंशियल में कर सकते हैं, फील्ड में नहीं करेंगे, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे आ गया इसके अंदर, तो ये एक स्पेशल केस हो गया, राइट। तो उसमें हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो ये रिज़ल्ट डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज हम पॉइंट ले रहे हैं कोई यहाँ पे पी पॉइंट, राइट। अगर यहाँ पे हम देखें पी पॉइंट, अच्छा अगर पी पॉइंट पे पहले तो अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर ये प्लस है कैविटी के अंदर तो ज़ीरो होगा, तो हम पहले तो पूरा ही प्लस मान लेते हैं, राइट। तो ये अपना जो ऑलरेडी सी है, तो ये हमने आगे ही पढ़ा कि सॉलिड स्फीयर के कारण इनसाइड कितना आ रहा था, ये वाली फॉर्मूला लगेगी, तो रो आर, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, हम लिख रहे हैं ई ओ की बात कर रहे हैं हम, ई ओ पी होगा, मतलब ई ओ पी तो नहीं होगा, ई पी ओ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओ। तो ये कितना आ जाएगा, रो जो कि प्लस चार्ज इसके कारण है, इनटू डिस्टेंस जो कि अभी के लिए ओ पी आ जाएगा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट। अच्छा, अगर मुझे अभी कैविटी के कारण निकालना है तो हम यहाँ पे कैविटी के कारण कैसे निकालेंगे, अच्छा कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, राइट, खाली है वो, तो हमने पहले प्लस के कारण पूरे के कारण निकाला, अभी जहाँ पे कैविटी है वहाँ पे माइनस के कारण निकालेंगे और दोनों को वेक्टर सम कर देंगे, समझे। तो ई अगर कैविटी के कारण निकाले तो, अच्छा कैविटी क्योंकि अगर मैंने नेगेटिव माना तो वो टूवर्ड्स आ जाएगा, ठीक है। ये वाला अगर हम देखें तो ये वेक्टोरियली अगर हम लिखें इसे, तो ये इस डायरेक्शन में फील्ड आएगी, ठीक है। ओपी तो मैग्नीट्यूड हो गया, और दूसरा तो ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ओपी तो मैग्नीट्यूड हो गया इनटू पी ओ वेक्टर, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, रो पी ओ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट।
लेकिन अगर मैं सेम कैविटी के कारण देखूँ तो ये टुवर्ड्स सेंटर आएगा, राइट। तो ये सी हो गया और ये तो पॉइंट ई है ही, तो ई पी सी की अगर बात करें, मतलब ऑन पॉइंट पी ड्यू टू सी, तो ये आ जाएगा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, पी सी डिस्टेंस है, राइट। तो पी सी डिस्टेंस, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये आएगा सी पी वेक्टर, राइट। सी पी आएगा ना, हाँ सही है, सी पी वेक्टर आएगा, राइट। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करने के बाद ये आएगा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट सी पी वेक्टर। तो ये ई पी सी निकल गया और ये पी ई पी ओ निकल गया, इन दोनों का वेक्टर नेट हमको मिल जाएगा। तो ये आएगा ई नेट, जो कि है रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट को अगर हम कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा पी ओ वेक्टर प्लस सी पी वेक्टर, राइट। तो अगर पी कोई भी मैंने पॉइंट ले लिया जो कि इनसाइड दिस स्फीयर है, कैविटी है, तो इससे मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा, रो सी सी, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब कुछ मिला के ये हमेशा टूवर्ड फ्रॉम ओ टू टूवर्ड सी आएगा, राइट। और इसका मैग्नीट्यूड कितना ही आएगा, क्योंकि सी ओ के बीच का, मतलब ओ और सी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करने से, राइट। तो अगर यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी कांस्टेंट है, राइट। और यहाँ पे अगर वोल्टेज हमको सपोज निकालना है ये वाले पॉइंट के बीच में और ये वाले पॉइंट में, तो आप ये वाला डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि ई डॉट डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा वी अगर हमें निकालना है, वैसे तो माइनस आता है आगे, लेकिन ठीक है, डेल्टा वी अगर हम निकाल रहे थे तो ये वाले डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना, राइट। आई होप ये सबको समझ में आया। ये सेम केस सिलेंडर्स में भी होता है, तो वो वाला भी मैं बता देता हूँ। लेट सपोज अगर ये अपना सॉलिड सिलेंडर है, ये उसकी एक्सिस हो गई, अच्छा इनफाइनाइट है वापस, ठीक है। और यहाँ से अगर ये कैविटी हम ले रहे हैं, राइट, और ये इसकी एक्सिस हो गई। अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊँ, ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तो सेम ही इसके अंदर भी आएगा, सिर्फ 3 की जगह नीचे 2 आ जाएगा। ये अपना सेंटर सी हो गया, सॉरी ओ हो गया, और ये सेंटर कैविटी वाला सी हो गया। हर जगह वापस प्लस चार्ज आप ले सकते हो, राइट। कोई भी पॉइंट इसके अंदर अगर कैविटी के अंदर है तो वहाँ पे हम ई की वैल्यू सीधी सीधी निकाल सकते हैं, जो कि हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि कहाँ से निकलेगा, ये हमने निकाला था इधर से, वहाँ से, ये आप खुद भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। और इधर आ जाएगा जो ये वेक्टर है सी ओ वेक्टर, राइट। वापस डायरेक्शन फील्ड की हमेशा इस डायरेक्शन में ही होगी, जो कि सी ओ वेक्टर है, राइट। ई कैविटी, फाइन। तो यहाँ पे कैविटी भी कंप्लीट हो रही है और यहाँ पे हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, ओके।